वेलकम टू पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 10 सितंबर 2020। सो गाइस, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द फर्स्ट न्यूज इज इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फिकी द्वारा जो है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, जो कि पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, वो ऑर्गेनाइज किया गया। एंड द समिट एम्स टू शोकेस द स्टेट ऑफ द आर्ट एंड नेक्स्ट जेन सोलर टेक्नोलॉजीज टू द मेंबर कंट्रीज। तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं तो उनको बताना कि जो नेक्स्ट जनरेशन की सोलर टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन सी हैं, उसके बारे में बताना इस समिट का एम था। और साथ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आए और डिस्कस करें कि क्या क्या नई नई सौर प्रौद्योगिकियां हैं, क्या क्या नई नई सोलर टेक्नोलॉजीज हैं। While addressing the inaugural session, Indian Prime Minister informed the following। तो इस सेशन को जो है इनॉग्रेट करते हुए, समिट को इनॉग्रेट करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें कही। उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें थी कि इंडिया हैज इंक्रीज इट्स इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2.5 टाइम्स। तो इंडिया की जो स्थापित अक्षय क्षमता है उसमें 2.5 गुना की वृद्धि हुई है और साथ ही जो सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको 13 गुना से भी ज़्यादा अचीव कर लिया है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, रिन्यूएबल पावर के टर्म्स में इंडिया की 4th रैंक है। इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ 220 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन बाय 2022। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं उससे जो भी इंडिया को जो अचीव करना है टारगेट 220 गीगावाट का 2022 तक, उसको इंडिया अचीव करेगा। इंडिया ने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट की हैं कुसुम जैसी, जिसमें जो डीजल बेस्ड इरिगेशन पंप्स हैं उनको सोलर पंप से रिप्लेस किया गया ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी जो है सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। इंडिया हैज ऑल्सो सेटअप अ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्लान फैसिलिटी टू डेवलप बैंकेबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द मेंबर कंट्रीज ऑफ ISA विद द हेल्प ऑफ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की मदद से ISA के सदस्य देशों में बैंकेबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयारी सुविधा भी स्थापित की गई है भारत के द्वारा। Minister for Petroleum and Natural Gas announced that 5 PSUs would join ISA's Coalition for Sustainable Climate Action as corporate partners। तो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो ISA का जो कोalition फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन है उसमें एज अ कॉर्पोरेट पार्टनर्स जो है वो ज्वाइन करेगी। इसमें कौन कौन सी PSU शामिल हैं? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गेल इंडिया लिमिटेड। तो ये 5 PSU जो है शामिल हैं। बात करें हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये जो लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ था एट COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में लॉन्च किया गया था पेरिस में। और इसको इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। ये एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो अलायंस है 121 कंट्रीज का अलायंस है, जिसमें जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली वो कंट्रीज हैं जो पार्शली या फुली लाई करती हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हाल ही में ISA का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको अमेंड किया गया और अब जो है कोई भी UN मेंबर स्टेट जो है वो ISA का मेंबर बन सकता है। और ये जो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट जो अभी हुआ है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी कंट्रीज हैं UN मेंबर स्टेट्स हैं उनको आह्वान किया कि आप आइए और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करिए। ISA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है? गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी है। तो क्योंकि ये फर्स्ट सोलर का जो टेक्नोलॉजी समिट है वर्ल्ड का, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ISA क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ISA के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं। तो ये जो है समिट जो हुआ था उसकी एक झलक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग PSUs वुड नॉट ज्वाइन ISA's कोalition फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट
एक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम आईएसए की कोalition फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन में शामिल नहीं होगा? ONGC, IUCN, BPCL एंड OIL। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा टफ है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको बता सकते हैं सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेसर गोविंद स्वरूप पास्ड अवे इन पुणे एट द एज ऑफ 91। तो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जो है वो 91 वर्ष के थे और उनका निधन पुणे में हो गया। ही वॉज बॉर्न इन 1929 इन उत्तर प्रदेश और उनको फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता था। He was the founder and director of TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, National Center for Radio Astrophysics in Pune। ठीक है, तो वो किसके फाउंडर डायरेक्टर थे? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे। He was an exceptional scientist who had contributed to fundamental developments in radio astronomy। तो जो रेडियो खगोल विज्ञान है उसमें उन्होंने मूलभूत विकास में योगदान दिया और उन्होंने वर्ल्ड के 2 लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप भारत में बनाए। उसमें से एक है ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और दूसरा है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। He received many awards like Padma Shri, the Herschel Medal of the Royal Astronomical Society, the URSI Dellinger Medal and the Grote Rebel Medal of Australia। तो काफी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये प्रोफेसर गोविंद स्वरूप हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं इनसे जुड़ा। Question is, who among the following is referred to as the father of Indian radio astronomy? निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है? गोविंद स्वरूप, दिवाकर गुप्ता, गोपाल कृष्ण एंड पी देवदास। सो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गोविंद स्वरूप। नेक्स्ट इज 22 बैम्बू क्लस्टर्स एंड लोगो ऑफ नेशनल बैम्बू मिशन हैज बीन लॉन्च्ड by Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो हमारे केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने 22 बैम्बू क्लस्टर्स यानी कि 22 बांस के जो समूह हैं उनको लॉन्च किया 9 स्टेट्स में, और साथ ही जो लोगो है नेशनल बैम्बू मिशन का वो भी रिलीज किया। और ये स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पर ये बैम्बू क्लस्टर्स लॉन्च किए गए हैं? ये है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका। और ये जो लोगो है इसको जीता है श्री साई राम गोदी एदिगी ऑफ तेलंगाना ने। जो भी MyGov प्लेटफॉर्म पर, पोर्टल पर जो भी एंट्रीज आई थी उसमें से इन्होंने ये जीता है। अब हम लोगो देख लेते हैं। ये लोगो है नेशनल बैम्बू मिशन का। ये एक चक्र है। इट इज अ सर्कल विद हाफ पार्ट मेड ऑफ एन इंडस्ट्रियल व्हील एंड हाफ पार्ट मेड ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं औद्योगिक पहिया है और इस साइड पे सारे किसान हैं यहाँ पर। एंड द सर्कल हैज अ बैम्बू कल्म इन इट्स सेंटर। तो यहाँ पर ये बैम्बू बना हुआ है। इट्स कलर ग्रीन एंड येलो। तो इसका जो लोगो का कलर है इसमें ग्रीन और जो येलो कलर है वो सिंबलाइज किया गया है। जो येलो कलर है वो सिंबलाइज करता है और जो ग्रीन कलर है सिंबलाइज करता है कि बैम्बू को जो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये आप जो है लोगो अच्छे से याद कर लीजिए। और क्या क्या मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा टू सपोर्ट बैम्बू इंडस्ट्री? तो 2017 में गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 को अमेंड किया। इसमें जो है संशोधन किया और बैम्बू को कैटेगरी ऑफ ट्री से हटा दिया गया। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये है कि अब बैम्बू को कहीं भी जो है कल्टीवेट किया जा सकता है फॉरेस्ट के बाहर भी, और उसके लिए उसको काटने के लिए या फिर उसको इधर उधर ले जाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उसको काट कर बेचा जा सकता है। नेशनल बैम्बू मिशन ऑफ 2006-7 वॉज रीस्ट्रक्चर्ड। तो जो नेशनल बैम्बू मिशन है 2006-7 में जो लॉन्च किया गया था इसको पुनर्गठित किया गया, और पुनर्गठित जो मिशन है उसको 2018-19 में लॉन्च किया गया। जून 2020 में गवर्नमेंट ने एक और जो है मेजर लिया जिसमें उन्होंने जो कस्टम ड्यूटी है बैम्बू इंपोर्ट्स पर उसको बढ़ा दिया, 10 से 25% कर दिया, ताकि जो डोमेस्टिक बैम्बू इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जा सके, जो इम्पोर्टेड बैम्बू है उसको कम किया जा सके क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैम्बू इंपोर्ट होता है वो अगरबत्ती इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है कदम उठाया गया सरकार के द्वारा। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, आप जाकर उसको देख सकते हैं।
और क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे? फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड बाय असम फॉर रेजिंग बैम्बू प्लांटेशन, तो फार्मा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और 10,000 एफपीओ जो है वो अगले 5 साल में बनाई जाएंगी अंडर द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर। और साथ ही जो बैम्बू कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं उनको भी स्थापित किया जा रहा है। तो ये कुछ अन्य स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए बैम्बू को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट अमेंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एंड रिमूव बैम्बू फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्रीज? किस वर्ष सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया और बांस के पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया? 2015, 2016, 2017 एंड 2018। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट है प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स। रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2017। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड HURL, दैट इज हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, दे हैव फाइनलाइज्ड an agreement for interest-free loan of 1,257.82 crore to revive fertilizer projects at सिंदरी, गोरखपुर एंड बरौनी। तो सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी में जो उर्वरक परियोजनाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए HURL और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के बीच में लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन होगा 1,257.82 करोड़ का। और ये जो रिपेमेंट है इसको जो है 8 साल में किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2022-23। और इस लोन की हेल्प से जो 3 प्लांट हैं HURL के, गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार और सिंदरी झारखंड में, वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नीम कोटेड यूरिया का 2021 से। ठीक है, जुलाई 2016 में जो CCE है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने अप्रूव कर दिया था कि जो गोरखपुर और सिंदरी यूनिट्स हैं फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, और जो बरौनी यूनिट है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, इसको फिर से जो है पुनर्जीवित किया जाए। HURL की बात करें तो एक जॉइंट वेंचर है जिसको 2016 में फॉर्म किया गया था, और एक किसके बीच जॉइंट वेंचर है? NTPC, IOCL, कोल इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में जो है ये एक जॉइंट वेंचर है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो भागीदारी है या फिर कह सकते हैं जो टॉप 3 प्रमोटर्स हैं HURL के, वो NTPC, IOCL और कोल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फाइनलाइज्ड एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन टू रिवाइव फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स एट सिंदरी, गोरखपुर एंड बरौनी? सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी में उर्वरक परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए निम्नलिखित में से किसने समझौता किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। Moving forward, 500 million loan has been signed by Asian Development Bank and Government of India for Delhi Meerut Regional Rapid Transport System Corridor। तो दिल्ली मेरठ RRTS गलियारे के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार द्वारा $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए। और ये जो 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट है, ये जो ADB के द्वारा अप्रूव किया गया 1 बिलियन लोन की जो फैसिलिटी है उसका एक पार्ट है। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो है, ये जो 3 रेल कॉरिडोर प्लान हुए हैं फेज 1 के लिए, उसका एक पार्ट है। और ये जो कॉरिडोर्स हैं इनको जो है NCR रीजनल प्लान 2021 के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली को उसकी नियर बाय सिटीज यानी कि दिल्ली को NCR रीजन से जो है कनेक्ट करेगा। 82 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर विल कनेक्ट सराय काले खां इन दिल्ली टू मोदीपुरम इन मेरठ। तो ये जो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर है ये 82 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये जो है सराय काले खां जो दिल्ली में है और को कनेक्ट करेगा मोदीपुरम जो कि मेरठ में है। The government has notified NCR Regional Plan 2021 and 2005 for the years from 2001 to 2021। तो 2001 से लेकर 2021 तक के लिए गवर्नमेंट ने 2005 में
जो एनसीआर रीजनल प्लान है 2021, इसको लॉन्च किया गया था और नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है कि एनसीआर रीजनल प्लान 2041 को सितंबर 2021 तक स्टार्ट किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1966 में हुआ था। इसके मेंबर्स कितने हैं, 68 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और जो 49 मेंबर्स हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन से हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, मंडलियोंग फिलीपींस में है। इसके करंट प्रेसिडेंट या अध्यक्ष मसात्सुगु असकावा हैं और जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि अशोक लवासा जो हैं, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट जो है एडीबी का उनको सर्व करना था। तो अब जो है अशोक लवासा वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं एडीबी के और बाय सक्सीडिंग दिवाकर गुप्ता। तो एडीबी में 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उसमें अशोक लवासा इंडिया से एक है। और जो एडीबी है इसका मोटो ये है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसको प्रॉस्पेरस बनाना, इंक्लूसिव बनाना, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाना और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इसको खत्म करना इसका मोटो है। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली 500 मिलियन लोन हैज बीन साइंड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिल्ड डैश। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार द्वारा $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करने के लिए किए गए हैं? दिल्ली फरीदाबाद रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, दिल्ली करनाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर एंड दिल्ली हापुड़ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, रिलायबल है और इसकी स्पीड जो है मेट्रो से काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो है स्टॉप्स कम रहेंगे। तो ये जो दो जगह के बीच का जो डिस्टेंस है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है जो कि है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ टू बी अटेंडेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन मॉस्को। तो जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो जो एससीओ की विदेश मंत्रियों की जो परिषद की बैठक है उसमें पार्ट लेंगे। एज अ फुल मेंबर ऑफ एससीओ इंडिया हैज सो फार अटेंडेड 2 मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ। तो इससे पहले भारत ने जो 2 और मीटिंग है एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की उनको अटेंड किया था। एक तो जो बीजिंग में ऑर्गेनाइज हुई थी अप्रैल 2018 में और दूसरी जो बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल में ऑर्गेनाइज हुई थी मई 2019 में और ये तीसरी बैठक है जिसको भारत अटेंड करेगा एससीओ का पूरा फुल मेंबर बनने के बाद, पूर्ण सदस्य बनने के बाद। और इस मीटिंग के दौरान जो है जो अपकमिंग एससीओ समिट है उसकी प्रिपरेशंस को रिव्यू किया जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर विल टेक पार्ट इन बायलैटरल मीटिंग विद रशिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये जो ईयर 2020 है, वर्ष 2020 ये मार्क करता है 20th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 6 नेशंस के द्वारा जो है क्रिएट किया गया था 2001 में और इसके बाद इसमें अब करंटली बात करें तो 8 मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जो है जून 2017 में इसको ज्वाइन किया था और इसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है शंघाई के? बीजिंग, चाइना में लोकेटेड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल अटेंड मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन डैश सेंट पीटर्सबर्ग, बिश्केक, बीजिंग एंड मॉस्को। जल्दी से कमेंट करके बताइए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में कहाँ पर भाग लेंगे? The correct answer will be option D, that is Moscow. The next is CCEA approved monetization of assets of Power Grid subsidiaries. तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो एसेट्स हैं, सब्सिडीज के जो एसेट्स उनको मोनेटाइज करने की अनुमति दे दी है और एज पर द अप्रूवल ग्रांटेड द एसेट्स विल बी मोनेटाइज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये जो भी एसेट्स हैं इनको मोनेटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा ही किया जा सकता है और जो भी इसमें से पैसा आएगा मोनेटाइजेशन के बाद
It is likely to be used for investment in transmission network expansion and other capital schemes of company. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड के जैसे जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी दी जाती है, उसमें निवेश किया जाता है, निवेश की सुविधा प्रदान की जाती है. इनवाइट्स INVITs यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो एक महारत्न कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है. इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और कंडित कुप्पा श्रीकांत जो है वो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. आगे चलते हैं. लेट्स सी अ क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? निम्न में से कौन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, IRDAI, बोथ RBI एंड सेबी. तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्विकली कमेंट गाइस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेबी. मूविंग फॉरवर्ड, ध्यान से पढ़ते रहिए, सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 2 न्यू सेंटर्स फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय सीपेट. तो सीपेट जो है 2 नए सेंटर खोलेगा स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट के. कहाँ पर? भागलपुर बिहार में और वाराणसी यूपी में. अभी सीपेट के करंटली 43 ऑपरेशनल सेंटर्स हैं और ये जो है 9 और सेंटर्स को जो है स्थापित करेगा. इट हैज ऑल्सो 32 सेंटर्स फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट. और इसने जो है अपने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ सर्विस. में 2020 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को दोबारा उसका नाम बदल दिया गया था और रखा गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज सीपेट. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? कि पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है. और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है. ठीक, कई बार पूछ लेते हैं हेड ऑफिस से कि सीपेट का हेड ऑफिस कहाँ है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विल एस्टैब्लिश 2 न्यू सेंटर्स फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट एट डैश. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्किलिंग और तकनीकी सहायता के लिए 2 नए केंद्र स्थापित कहाँ पर करेगा? अहमदाबाद एंड अमृतसर, चेन्नई एंड गुवाहाटी, भागलपुर एंड वाराणसी, हल्दिया एंड जयपुर. सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज भागलपुर इन और वाराणसी में स्थापित किया जाएगा. नेक्स्ट इज नीलकांत भानुप्रकाश इज चेंजिंग वेज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग्स इन स्कूल. तो मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक के विजेता नीलकांत भानुप्रकाश ने कहा कि स्कूलों में गणित के शिक्षण के तरीकों को बदल देना चाहिए. अगस्त 2020 में नीलकांत भानुप्रकाश ने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया जीता इन द मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एट माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड इन लंदन और वे दुनिया की सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बन गए हैं. He has taken initiative called Wyson Math to spread love of maths among the children. तो उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया Wyson Math ताकि बच्चों में जो मैथ्स के प्रति जो है प्रेम को उजागर किया जा सके. वो हैदराबाद से हैं एंड ही एम्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रेन ट्रेनिंग लैब इन तेलंगाना. तो वो विश्व की पहली ब्रेन ट्रेनिंग लैब को स्थापित करना चाहते हैं और उन्होंने एक एजुकेशन स्टार्टअप भी शुरू किया है, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज. तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020? निम्नलिखित में से किसने मेंटल कैलकुलेशन विश्व चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? नीलकांत भानुप्रकाश, अमित गर्ग, प्रियांशी सोमानी एंड यूसनियर वीरा. जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर. वेरी इजी. The correct answer is option A, that is नीलकांत भानुप्रकाश. Next is Cristiano Ronaldo scores 100th international goal for Portugal. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने देश पुर्तगाल के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है. He scored 100th goal in Nations League clash away to Sweden. इससे पहले जो है ईरान अली देई जो है इकलौते मेल प्लेयर हैं जिन्होंने 100 गोल या फिर उससे ज्यादा जो इंटरनेशनल सॉकर में जो है बनाए हैं. Ali Dei had scored 109 international goals, so Ronaldo needs 9 more goals to reach Ali Dei's record. तो अभी जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है 100+ गोल्स करने का वो ईरान के जो अली देई है उनका है जिन्होंने 109 इंटरनेशनल गोल किए हैं.
तो रोनाल्डो को अभी 9 ऐसे गोल और करने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। रोनाल्डो हैज स्कोर्ड हिज फर्स्ट सीनियर गोल फॉर पोर्टुगल इन अ 2-1 लॉस टू ग्रीस एट यूरो 2004। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो पोर्तुगीज फुटबॉलर हैं एंड ही हैज स्कोर्ड मोस्ट गोल्स इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप एंड ही इज आल्सो द प्लेयर हु स्कोर मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर। तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं एंड ही हैज वन 5 बैलन डीओआर अवार्ड्स। तो उन्होंने 5 बैलन डीओआर पुरस्कार भी जीते हैं। Let's see a question. Who among the following is the only male player to score more than 100 goals in international soccer? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाला केवल पुरुष खिलाड़ी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली देई, लायनल मेसी एंड वाइने रूनी। क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अली देई ऑफ ईरान। मूविंग फॉरवर्ड, International Day to Protect Education from Attack is celebrated for the first time on 9 September 2020 और इसकी जो थीम है वो है प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। मई 2020 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और कहा कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक को 9 सितंबर को मनाया जाएगा और वर्ष 2020 में पहला जो है हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कोalition टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, देयर हैव बीन मोर देन 11,000 अटैक्स ऑन एजुकेशन इन 36 कंट्रीज इन द लास्ट 5 years। तो हम बात करें पिछले 5 वर्षों की तो 36 देशों में शिक्षा पर 11,000 से अधिक हमले हुए हैं और काफी बच्चे जो है वो घायल भी हुए हैं, इसका शिकार हुए हैं। यूनेस्को की हम बात करें, इट इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट एम्स एट प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कंट्रीज है पाकिस्तान में, जैसे कई बार आपने सुना होगा न्यूज़ में कि किसी स्कूल पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ है, या फिर आपने ईरान में सुना होगा, अफगानिस्तान में से न्यूज़ आई होगी, सीरिया में। तो ये इसको कहा गया है अटैक ऑन एजुकेशन। तो इससे बचाने के लिए बच्चों को जो है ये दिन मनाया गया है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि शिक्षा की क्या महत्वता है। तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया और 9 सितंबर को ये वाला दिवस मनाया गया। यूनेस्को कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? पेरिस, फ्रांस में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है अभी इसके यूनेस्को के? ऑड्रे अज़ौले। Moving forward, let's see a question. When was the first International Day to Protect Education from Attack celebrated? हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर 2020, 8 अगस्त 2019, 5 जुलाई 2020 एंड 7 मार्च 2019। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 9 सितंबर 2020। और इस वर्ष जो है एक और जो है इम्पॉर्टेंट डे ऐड हुआ है सितंबर मंथ की। अगर हम बात करें, एक तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ और साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये जो है 7 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ। ये भी पहली बार सेलिब्रेट हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट डेज की जो लिस्ट है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चारू सिन्हा हैज बिकम द फर्स्ट विमेन आईजी टू लीड सीआरपीएफ इन कश्मीर। चारू सिन्हा कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गठन के लिए पहली महिला महानिरीक्षक बन गई हैं। शी इज द 1996 बैच आईपीएस ऑफिसर ऑफ तेलंगाना कैडर एंड शी हैड अर्लियर हेडेड द सीआरपीएफ फॉर्मेशन इन बिहार। तो उससे पहले उन्होंने जो सीआरपीएफ फॉर्मेशन है बिहार उसको हेड किया था, जहां पर नक्सल विरोधी अभियानों में बल की तैनाती की गई थी। और चारू सिन्हा से पहले सोनाली मिश्रा ने जो है वो हेड किया था बीएसएफ को कश्मीर में कुछ साल पहले। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन इंडिया और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसके हेडक्वार्टर्स नए दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 में। और इसका मोटो क्या है? सेवा और वफादारी, दैट इज सर्विस एंड लॉयल्टी। तो यहाँ पे फोटो है, चारू सिन्हा है, फोटो में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। चारू सिन्हा हैज बिकम द फर्स्ट विमेन आईजी टू लीड डैश इन कश्मीर।
चारू सिन्हा कश्मीर में डैश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईजी बन गई हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी एंड सीआईएसएफ। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सीआरपीएफ। So friends, here we have covered the daily current affairs and related questions. I hope आपको समझ आ रहे होंगे सारे करंट अफेयर्स और आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। So इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और यूं ही अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।